Good morning, dear students. Today's topic is again very important question. The question is explain the variation of resistance with temperature and hence define temperature coefficient of resistance. Discuss various special cases involved in it. ठीक है बेटा, बोलते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पर। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है या एक सबस्टेंस की रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है। फिर हमें डिफाइन करना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर इसमें डिस्कस करने हैं हमें स्पेशल केसेस। बड़ा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करिए अच्छी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इधर देख लीजिए, पहले मैं आप लोगों को अगर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताऊंगा। आप सबको पता है, अगर ये कोई सबस्टेंस है, मान लीजिए कंडक्टर है, कोई मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, मेटालिक कंडक्टर मान लीजिए ये है बेटा। पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं। आप सबको पता है, अगर ये कोई एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ठीक है बेटा। इधर देख लीजिए, इसका न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं और मान लीजिए ये जो सेकंड ऑर्बिट में इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है बेटा। इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये ऑर्बिट से खुद ब खुद निकल जाते हैं और खुद ब खुद वापस भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा। जब ये ऑर्बिट से निकल जाता है, ये फ्री होता है, ये इस क्रिस्टल में घूमता रहता है। लेकिन जब ये यहां से ऑर्बिट से निकल गया, यहां पर वैकेंसी हो गई क्रिएट इलेक्ट्रॉन की, तो जिसको आप लोग यहां पर कर्नल भी बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसको पॉजिटिवली चार्जड आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्जड आयन, ठीक। तो इसी तरीके से अगर यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी अगर मैं दिखाऊंगा, इधर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। याद रखना, ये ऐसे रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, लेकिन जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इसको मेटालिक कंडक्टर को बैटरी के साथ लगाऊंगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक साइड हो जाएगी, ठीक है बेटा। इधर देखो, जब एक्चुअल में क्या होता है, कॉज रेजिस्टेंस का, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है बेटा? एक्चुअल में कल मैंने बताया था, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बेटा होता है कोलिजन, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन, और इन पॉजिटिव आयन्स के साथ या एटम्स के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता रहता है। ये जो कोलिजन है, कोलिजन किन के बीच में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स या एटम्स के बीच में जो कोलिजन है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस।
collision between the free electrons and the atoms is the main cause of resistance. ठीक है बेटा. अब इधर देख लीजिए, जब मैं टेम्परेचर, इधर देख लीजिए रेजिस्टेंस, अब आप लोगों को वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर समझाऊंगा. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा एक मेटालिक कंडक्टर या सब्सटेंस के अंदर. सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज एक्चुअली, what is the main cause. Resistance of the conductor is actually due to the collision between the free electrons and the positive ions or atoms present inside the crystal structure of a conductor. ठीक है बेटा, ये है रेजिस्टेंस. अब विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, अगर मैं कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, ठीक है, जैसे गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या होता है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है. एनर्जी जब मिल जाती है ये ज्यादा घूमते रहते हैं. व्हेन दे गेट सम एनर्जी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर दे मूव मोर रैंडमली इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर. ठीक है, ये ज्यादा then more and more collision occurs. क्या होता है बेटा, मैं आप लोगों को बताता हूं. with the increase in temperature क्या होता है, ये जो पॉजिटिव आयन्स या एटम ये वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं इन देयर लैटिस. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स या एटम्स इंक्रीजेस. ये वाइब्रेट करने लगते हैं, इनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ये इंक्रीज होता है इन पॉजिटिव आयन्स या एटम्स का, जिसके कारण ये जो कोलिजन है बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयन्स, इट बिकम्स मोर एंड मोर प्रोमिनेंट, इट बिकम्स मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट. तो इनके बीच में कोलिजन बढ़ता रहता है, मगर किससे बेटा, किससे बेटा, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, कोलिजन जो है, बेसिक चीज जो है, कोलिजन जो है बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयन्स इंक्रीजेस. जब कोलिजन इंक्रीज हो गया तो कोलिजन किसका काज है, रेजिस्टेंस का. तो रेजिस्टेंस भी एक कंडक्टर के अंदर बढ़ जाती है. इसका मतलब हो गया विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस. और अगर मैं डिक्रीज टेम्परेचर करूंगा, इनमें इतनी एनर्जी नहीं मिल जाएगी, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है डिक्रीज हो जाएगा. तो इसका मतलब है कोलिजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. इसका मतलब हो गया, याद रखना आज के बाद, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब है डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस. ठीक है बेटा, ये याद रखना. With the increase in temperature, the resistance increases, and with the decrease in temperature, the resistance decreases. एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखो क्या बोला मैंने यहां तक. रेजिस्टेंस एक्चुअल में, द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर इज द collision between the free electrons and the positive ions or atoms present inside the conductor. As we increase the temperature of a conductor or a substance, the collision between the free electrons and the positive ions increases. This is because the amplitude of vibration of these ions or atoms
increases with increase in temperature. Therefore, the collision between the free electrons and the ions becomes more and more prominent. This means जब collision ही ज्यादा हो गया तो इसका मतलब हो गया बेटा collision ज्यादा नहीं, पहले टेम्परेचर ज्यादा, collision ज्यादा, collision ज्यादा, resistance ज्यादा. इसका मतलब with increase in temperature the resistance inside the metallic conductor increases, and it has also been observed when we decrease the temperature the collision between these free electrons and the ions goes less and less, due to which the resistance of the conductor decreases. आज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की बढ़ जाती है और टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर घट जाती है. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे. शाबाश बेटा. तो इधर सुनिए बेटा, आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट को आगे चलाना है. Hence define temperature coefficient of resistance. इधर देख लीजिए, let R1 is the resistance of a conductor, resistance of a conductor at temperature T1 degree centigrade. अगर ये एक कंडक्टर है बेटा, ये वायर है, इस वायर को मान लीजिए टेम्परेचर, सुबह टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस T1, उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस जो थी R1. ठीक है, ये कितने बजे हमने देखा था टेम्परेचर, ये टेम्परेचर किस बजे, मान लीजिए सुबह 10 AM. ठीक है, T1 डिग्री, इसकी रेजिस्टेंस सुबह कितनी थी बेटा, R1. लेट R2 is equal to resistance of a conductor at temperature T2 डिग्री सेल्सियस. मान लीजिए इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर 12 बजे या 1 बजे टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस. इधर देख लो, T2 इज ग्रेटर देन T1. पहले रेजिस्टेंस R1 थी, बाद में रेजिस्टेंस R2 है. टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1. इसका मतलब ये टेम्परेचर बड़ा है, ये टेम्परेचर छोटा है. इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब हो गया, अगर टेम्परेचर पहले 20 डिग्री था, कम था, फिर 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. इसका मतलब इस कंडक्टर में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस शुड आल्सो इंक्रीज. इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए. अगर T2 छोटा होता T1 से, टेम्परेचर फॉल करता 20 से 10 डिग्री पर आ जाता, तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होनी थी. इस वक्त टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1. इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई. रेजिस्टेंस कितनी बढ़ गई, वो हो गया इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बेटा कितनी हुई, 30 माइनस 20. 30 माइनस 20 हो गया, नहीं टेम्परेचर, ये तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ. इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, पहले अगर इसकी 2 ओम की रेजिस्टेंस थी, बाद में 4 ओम या 5 ओम की रेजिस्टेंस बन गई इस वायर की. पहले मान लीजिए R1 अगर है 2 ओम, वो था 20 डिग्री पर 2 ओम, 5 ओम बन गई 30 डिग्री पर, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. अगर पहले 2 ओम थी 20 डिग्री पर, 5 ओम किस टेम्परेचर पर है, 30 डिग्री पर,
इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हो गई 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का मतलब हो गया R2 माइनस R1, ये होगी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। शाबाश। इसी तरीके से जरा मुझे बता दीजिए इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ बेटा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, शाबाश, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ बेटा 30 माइनस 20, उसका मतलब हो गया T2 माइनस T1। इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया T2 माइनस T1, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हो गया R2 माइनस R1 बिकॉज T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर बेटा, याद रखा कि नहीं? मान लीजिए बेटा मैं बता रहा हूं R1 है रेजिस्टेंस, इसकी टेम्परेचर है T1, फिर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, R2 बन गई रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, T2 इज ग्रेटर देन T1, देन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितनी हुई R2 माइनस R1, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ T2 माइनस T1। क्लियर? आप इधर देख लीजिए बेटा, अब मुझे आप लोग बता दीजिए ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो बेटा है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कितनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी पहले बेटा R1, इसका मतलब हो गया इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, वन इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस R1 एंड सेकंड इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर है T2 माइनस T1। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गई, कितनी रेजिस्टेंस बढ़ गई R2 माइनस R1। ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है ना बेटा, ये दो फैक्टर्स पर काम करती है। एक फैक्टर है जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी और दूसरा फैक्टर है कितना टेम्परेचर बढ़ गया। उन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, याद रखना। इसका मतलब हो गया दिस मीन्स इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या है, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। दोनों पर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस तो R2 माइनस R1 हो गई, ये हो गई इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कंबाइन कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, R1 T2 माइनस T1, दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में लाने के लिए R2 माइनस R1 इज इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी लाने पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अल्फा, अल्फा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, R1 T2 माइनस T1। ये जो अल्फा है बेटा, ये अल्फा, अल्फा जो है, अल्फा को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस अल्फा को बोलते हैं बेटा वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर करना बेटा। तो ये जो अल्फा है इस इक्वेशन में, अल्फा इज इक्वल टू ये वाली टर्म इसके नीचे आएगी, ये वाली पूरी टर्म, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 नहीं अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखो अल्फा, व्हाट इज R2 माइनस R1? R2 माइनस R1 को बोलते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। शाबाश बेटा। व्हाट इज R1? R1 क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है किसका? इंक्रीज इन टेम्परेचर। T2 माइनस T1 को बोलते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब तो आप लोगों को डिफाइन करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कौन कर सकता है आप में से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन? पहले भी हमने बहुत बार किए हैं, ऐसे डेफिनेशंस बनाई हुई है। तो इसमें कैसे बनाएंगे डेफिनेशन? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज the ratio of increase in resistance to the original resistance per degree rise in temperature या per degree increase in temperature। फिर से बता रहा हूं, temperature coefficient of resistance is defined as the increase in resistance to the original resistance per degree increase in temperature। क्लियर कर दीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इधर देखो बेटा, अल्फा, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर करना आएगा करना, शाबाश। इसके बाद यूनिट्स ऑफ अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के यूनिट्स बनाएंगे। देखो, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस इज अगेन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगी रेजिस्टेंस अल्फा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगी रेजिस्टेंस ही, इसका यूनिट है ओम। इंक्रीज इन ओरिजिनल रेजिस्टेंस का भी क्या है? ओम। मल्टीप्लाई इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स। ये है बेटा केल्विन इनवर्स और सेंटीग्रेड इनवर्स आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द ratio of increase in resistance to the original resistance per degree increase in temperature। क्लियर बेटा? अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि सबसे पहले जो इसके स्पेशल केसेस है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में आप लोग देख लीजिए, सबसे पहला केस स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, स्पेशल केस फर्स्ट। क्लियर बेटा? देखो क्या है, अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स,
बेटा अल्फा जो है ये पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स, पॉजिटिव का मतलब है अल्फा व्हेन पॉजिटिव, अल्फा का मतलब पॉजिटिव जब है तो उसका मतलब हो गया अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स के लिए। दिस मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीजेस। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ने से उन मटेरियल्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है और टेम्परेचर के घटने से उनकी रेजिस्टेंस घट जाती है। दैट मीन्स द अल्फा इज पॉजिटिव। Alpha is positive for conductors. This means with increase in temperature, the resistance of the conductors increases and vice versa. This is special case number 1. Case number 2. Case 2. Clear करना. Alpha is negative. Alpha is negative for insulators and semiconductors. इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आप लोग आगे भी पढ़ोगे। अल्फा जो होता है ये नेगेटिव होता है किन के लिए? इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस। उल्टा है, बिल्कुल नेगेटिव है अल्फा। रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस। ठीक है, अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स मीन्स देयर when increase in temperature the resistance of the insulators and semiconductors decreases. इन कंडक्टर्स में तो टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज होता था रेजिस्टेंस, और इनमें रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से एंड वाइस वर्सा। क्लियर बेटा? जो थर्ड केस है तीनों में से इंपॉर्टेंट है, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको खुद ही पता चलेगा। केस थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्फा जो है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। याद रखना, नेगेटिव नहीं है, वेरी वेरी स्मॉल है। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर सम एलाइज। बेटा कुछ एलाइज के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता है, 0.000 समथिंग। तो किन एलाइज के लिए? उनमें से एक एलाई याद रखना, मैंगनीन, MANGANIN, इसको बोलते हैं। एक एलाई है मैंगनीन और दूसरा है कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन, ये दोनों एलाइज है। अगर मैंगनीन की बात करेंगे, मैंगनीन में कॉपर जो है 60% कॉपर है प्लस 12% जो है मैग्नीज है, 12% मैग्नीज, और है बेटा इसमें 4%, नहीं 12%, ये है 60% नहीं है इसमें, ये है 84% कॉपर, 12% मैग्नीज और 4% होता है इसमें बेटा निकल। ये तीन मटेरियल से बनता है एक एलाई जिसको बोलते हैं मैंगनीन। मैंगनीन याद रखना बेटा, ये किस काम आते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले इसको हम क्लियर करेंगे। ये जो कॉन्स्टेंटन है, कॉन्स्टेंटन में 60% होता है कॉपर और प्लस होता है
40% निकल, इसमें मैग्नीज नहीं होता है। ये दोनों एलाइज है, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वेरी वेरी लो होता है। इसका मतलब हो गया विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इनकी रेजिस्टेंस पर खास असर नहीं पड़ता। With the increase or decrease in temperature, the resistance of these alloys does not appreciably change. इनका खास फर्क नहीं पड़ता है इन मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन पर। याद रखना बेटा, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल for some alloys like manganese or constantan. मैग्नीन एलॉय है 84% कॉपर, 12% मैग्नीज एंड 4% निकल। बेटा कॉन्स्टेंटन इज अगेन एन एलॉय, कॉन्स्टेंटन 60% कॉपर एंड 40% निकल। फॉर दीज एलॉयज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज अराउंड 0.000 समथिंग। तो दिस मीन्स the resistance of these alloys does not appreciably change with increase or decrease in temperature. टेम्परेचर के बढ़ने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी रेजिस्टेंस सेम रहती है। अगर ये मान लीजिए ये वायर है, अगर ये वायर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की होगी, पहले मैं आपको बताता हूं, अगर ये वायर कॉपर की होगी, आयरन की होगी, इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से चेंज होती है। लेकिन अगर यही वायर किसकी होगी, मैग्नीन की या कॉन्स्टेंटन की, लेबोरेटरी में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की वायर कैसी होती है। स्टील वायर जैसी होती है, वो टूटती नहीं, कटर से ही काटनी पड़ती। तो अगर ये वायर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की होगी तो टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक वजह आपको मैं बताता हूं कि ये जो एलाइज है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही छोटा होता है, लो होता है। इसलिए इन कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर्स को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाने के काम आता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, रेजिस्टेंस कॉइल्स आप लोग देखोगे, ये रेजिस्टेंस कॉइल ऐसे होती है एक डब्बे में बंद। ये इसकी एक टॉप यहां पर होती है बेटा ऐसे, और यहां पर एक और टॉप होती है। ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल। रेजिस्टेंस कॉइल की बात कर रहा हूं, आप लोग लेबोरेटरी में देख सकते हो। इसी के नीचे ऐसे होती है स्प्रिंग टाइप की, ये होती है या मैग्नीन की या कॉन्स्टेंटन की। ये फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस होती है। अगर ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है, डब्बे में बंद होती है, 2 ओम की रेजिस्टेंस है, मगर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। ये कॉइल जो है ना बेटा, ये बनाई जाती है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की। क्यों? मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स मींस फिक्स्ड वैल्यू रहता है, इनका फिक्स्ड वैल्यू रहता है, चेंज नहीं होता है। बिकॉज देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लो। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन से बनाई जाती है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। रीजन क्या है? रीजन है बेटा, क्योंकि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन जो है ये एलाइज है, और एलाइज के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वेरी वेरी लो। तो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर के घटने से मैग्नीन और कॉन्स्टेंट की कॉइल्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के बढ़ने से या घटने से। इसलिए मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन से बनाए जाते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आया व्हाई मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन आर यूज्ड फॉर मेकिंग
स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड कॉइल्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। तो हम आंसर इसका ऐसे लिखेंगे, फॉर the alloys like manganese or constantan, the temperature coefficient of resistance is very very low. This means with the increase or decrease in temperature, the resistance of these alloys does not appreciably change. This is the reason these two alloys are used for making standard coils. बेटा स्टैंडर्ड कॉइल्स इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इन एलाइज से स्टैंडर्ड कॉइल हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इन एलाइज को टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर के कम होने से इनकी रेजिस्टेंस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, इसीलिए इनसे फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाई जाती है। यही है रीजन। ठीक है बेटा, ये हो गया एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, hence define temperature coefficient and discuss various special cases. अल्फा किसके लिए पॉजिटिव है? कंडक्टर्स के लिए। अल्फा किसके लिए नेगेटिव है? इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए। अल्फा किसके लिए वेरी वेरी स्मॉल है? एलाइज के लिए, लाइक मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन से स्टैंडर्ड कॉइल्स बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी वेरी लो। उसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से उनकी रेजिस्टेंस अप्रिशिएबली चेंज नहीं होती। दिस इज द रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब सीबीएसई वालों के लिए मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर एंड हेंस डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब रेजिस्टिविटी का। तो अगर आप लोग रेजिस्टिविटी में देखोगे, अल्टीमेटली यहां पर आएगा अल्फा बार। इसको बोलते हैं अल्फा बार को हम लिखते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां पर आएगा इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी और यहां पर आएगा ऑरिजिनल रेजिस्टिविटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर वैसे आएगा। यहां पर अल्फा बार और यहां पर बिल्कुल केल्विन ही आएगा इसका भी यूनिट, क्योंकि ओम मीटर कैंसल होगा, बराबर ऐसे ही आएगा। तो लेकिन यहां पर आर के बजाय क्या लिखेंगे हम? ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाय ρ1। ये किसके लिए है बेटा? अगर आपको एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी आएगा। ठीक है, जो डिस्कस हम आगे करेंगे। तो ये हो गया बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, हैव ए नाइस डे।